हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा साथी प्लेटफॉर्म पे। मैं अभी यादव। जैसा कि इससे पहले हम सभी ने पढ़ा है कि कैसे हम लोगों ने पाषाण काल से मानव विकास किया और किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता जैसी एक सभ्यता डेवलप हुई और कैसे कैसे वहाँ की व्यवस्थाएं रही, किस प्रकार से उनका समाज रहा, किस प्रकार से वो आर्थिक रूप से वो किस प्रकार से व्यापार शिल्प और बाकी चीज़ों को देखते रहे। तो इन चीज़ों को हम जब देखते हैं तो फिर अब हड़प्पा सभ्यता की अंत की तरफ बढ़ते हैं और जब हड़प्पा सभ्यता की अंत की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। और आज हम शुरू करने वाले हैं वैदिक काल। वैदिक काल को किस प्रकार से दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी रही, कौन कौन से ऋग्वेद और यजुर्वेद के कितने ऐसे मंत्र रहे जो इन दोनों के बीच में कुछ अलग रहे, बाकी सारे जो मंत्र रहे वो सेम प्रकृति से रहे। और इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ण आधारित एक समाज जो था उसमें कर्म के आधार पर रहा, बाद में चल के वो जन्म के आधार पे हो जाता है, जाति के आधार पे हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत, उसके बाद वैदिक काल, ठीक है। जब हम हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का अंत हम देखेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का इससे पहले हम लोगों ने शुरू किया था तो हमने देखा था कि एक सभ्यता डेवलप हुई जो करीब 2600 बीसी के दौरान शुरू हुई थी, ठीक है। 2600 बीसी के दौरान शुरू हुई थी। अगर हम इसको बात करें इससे भी थोड़ा और ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अगर शुरुआती दौर अगर हड़प्पा सभ्यता की कहें तो वो 3200 बीसी हो सकता है। 3200 बीसी एक पीक टाइम पे अपने रहा 2600 बीसी में, जो करीब 1900 या 1700 बीसी तक चला। उसके बाद इसका धीरे धीरे कह सकते हैं अंत स्टार्ट हो गया और ये सभ्यता नष्ट हो गई। उसके कुछ मूल कारण रहे, ठीक है। तो जब हम इसको देखते हैं तो एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो हड़प्पा सभ्यता रही है कांस्य युगीन सभ्यता रही है ना। तो जब हम बात करते हैं ये शुरुआती दौर है, ठीक है, ये कब हुआ, ये रहा 3200 बीसी। इससे पहले के क्लासेस में आपको बताया जा चुका है, ठीक है। इसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता अपने पीक पे रही 2600 बीसी से 1900 या 1700 बीसी, ठीक है। इसके बाद इसका कह सकते हैं कि धीरे धीरे अंत शुरू हो जाता है, जो करीब 1300 बीसी आते आते 1500 या 1300 बीसी आते आते इस सभ्यता का अंत हो जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता रही, ठीक है। यानी मुख्य रूप से अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच रहा है, ठीक। अब हम जब बात करते हैं इसके अंत तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिसमें हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, जिस कारण से, ठीक है। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता के अंत की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के अंत में कुछ मुख्य कारण रहे हैं जिसको हम कई तरीकों से देख सकते हैं। इतिहासकारों में इसमें मतभेद भी रहा है कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें रही हैं, किस कारण से इसमें अंत हुआ है इनका, ठीक है। तो इतिहासकारों को मतभेद को भी हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पहला इसके अंत का कारण। अगर हम देखें कि मुख्य कारण कौन से रहे हड़प्पा सभ्यता के अंत का, जो हम मुख्य कारण हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं पर्यावरणीय बदलाव, ठीक है। अब पर्यावरणीय बदलाव कैसे, जैसे बाढ़ आ गया हो, जैसे कुछ और जगह अगर हम देखें भूकंप आ गया हो, नदियाँ सूख गई हों, तो ये चीज़ें कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं कि नदियाँ सूख गई हो, बाढ़ आ गया हो और कुछ पर्यावरण में बदलाव आ गया हो। लेकिन क्या ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र पे ही हो गया, तो कहीं ना कहीं इसको भी कहा जाता है, हो सकता है, एक अनुमान लगाया जाता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हाँ यही एक कारण हो सकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं जैसे यहाँ पे सूखा हो, ठीक है, बाढ़ आ गया हो, ठीक है, बाढ़ आ गया हो और कहीं भूकंप आ गया हो, इन चीज़ों को हम पर्यावरणीय बदलाव के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है।
जो हम इसके बाद बात करते हैं, चलिए ठीक है, ये एक कारण हो सकता है कि हाँ पर्यावरणीय बदलाव हुआ हो, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया हो। लेकिन इसके बाद हम देखें तो कुछ और कारण, तो हम इसमें देखते हैं आक्रमण, एक कारण आक्रमण हो सकता है। और कहा जाता है कि हड़प्पा जो आर्य थे वो आर्य आए, हड़प्पा पे आक्रमण किए और इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और आर्य यहाँ बसते चले गए। जब हम वैदिक आर्यों की बात करेंगे, किस प्रकार से आर्य बसते चले गए, किस प्रकार से दास प्रथा शुरू हुआ, तो हम इसी में देखते हैं कि कुछ कहा जाता है कि जो हड़प्पा वासी थे वही बाद में दास बन गए आर्यों के। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है आर्यों का आक्रमण। इसका भी एक अनुमान कुछ इतिहासकार लगाते हैं। तीसरा कारण अगर हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का तीसरा कारण क्या रहा, ठीक है, तो अगर हम तीसरा कारण में देखें तो हम ये चीज कह सकते हैं कि व्यापार में गिरावट हो गया हो, क्योंकि इनका जो व्यापार रहा वो मेसोपोटामिया, मिस्र और बाकी जगहों से होता था। ठीक है, इसके समकालीन जो अन्य सभ्यताएं थी, हमने पढ़ा कि उर नगर जो एक था, जो मेसोपोटामियाई क्षेत्र था, वहां से भी इनका व्यापार होता था। वहां हाथी दांत, हाजी पक्षी, आबनूस की लकड़ी, ये चीजें भेजी जाती रही हैं। तो हम बिल्कुल इसको एक कारण कहा जा सकता है कि व्यापार में इनके गिरावट आ गया हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि और इसके कौन से कारण हो सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक अस्थिरता रही हो। ठीक है, एक कारण के तौर पे हम देख सकते हैं सामाजिक अस्थिरता। ठीक है, सामाजिक अस्थिरता एक कारण हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये तीन चार ऐसे कारण हैं जिसको हम जो इतिहासकार कहते हैं कि इन कारणों से हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया हो। ठीक है, अब हम और कारकों में अगर हम देखें तो प्रसार, जैसे सामाजिक अस्थिरता में क्या हो सकता है, तो हम सामाजिक अस्थिरता में कह सकते हैं जो प्रशासनिक प्रशासनिक तौर पे ये कमजोर हो गए हों, प्रशासनिक तौर पे ये कमजोर हो गए हों। अगर हम और देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो लोग रहे अन्य स्थान पे चले गए, और जब लोग अन्य स्थान पे चले जाएंगे तो सीधी सी बात है सभ्यता का पतन हो जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में लोग रहेंगे ही नहीं। कोई भी जगह तभी बनता है जब वहाँ पे लोग रहते हों। जो लोग नहीं रहेंगे तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे एक तरीके से कहते हैं वो सभ्यता भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो सभ्यता है या संस्कृति है वो लोगों से बनती है। लोग वहाँ रहते हैं, अपने कल्चर डेवलप करते हैं, किस तरीके से वो रहन सहन अपना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, इसको कुछ मुख्य कारण ये हैं जिसको हम कह सकते हैं कि, ठीक है, ये तीन चार ऐसे कारण हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ हड़प्पा सभ्यता का अंत इन कारणों से हो गया। ठीक है, अब हम जब ये खत्म हुआ तो इसके बाद ही इसी क्षेत्र में जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र रहा, जो हाँ उत्तर का क्षेत्र रहा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक और जो नया सभ्यता आया, एक तरीके से कह सकते हैं वैदिक काल आया। ठीक है, तो हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो हमने शुरू कहाँ से किया, तो हम देखते हैं कि खाना बदोश का जीवन। ठीक है, अब खाना बदोश के जीवन से मानव विकास करता है, कृषि की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो हम एक देखते हैं कि एक नवपाषाण काल आता है, एक उनके अंदर एक सभ्यता डेवलप होती है, और एक यहाँ से हम देखते हैं कि एक सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खत्म कब होता है, तो ये 2600 बीसी से लेकर के हम देखते हैं कि 1900 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंत में हमने मुख्य कारणों को देखा है कि कौन कौन से मुख्य कारण रहे हड़प्पा सभ्यता के अंत में। तो हम देखते हैं कि कुछ पर्यावरणीय बदलाव, जैसे सूखा, भूकंप, बाढ़ आ गया हो, या इसके बाद हम देख रहे होते हैं कि कुछ सामाजिक अस्थिरता आ गई हो, या हम कह सकते हैं प्रशासनिक और बाकी चीज़ों में कुछ चेंजेस आ गए हों। तो ये मुख्य कारण ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का अंत यहाँ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या है कि ये कृषि की तरफ डेवलप हो चुका था, इनके अंदर एक कृषि करना शुरू कर चुके थे। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई जगहों से कृषि में जौ, गेहूँ और बाकी चीज़ें होती हैं, धान की भूसी भी हमें प्राप्त होती है।
तो जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता रहा, ये कौन सा रहा? नगरीय सभ्यता रहा। ठीक है, और जब इस सभ्यता का अंत हुआ, ये नगरीय सभ्यता रहा। जब इस सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन ये कृषि करना नहीं छोड़े, कृषि को वो हमेशा करते रहे। जब ये कृषि की तरफ भागे, कृषि को करते रहे, तो हम देखते हैं कि ये कृषि एकदम पीक पे था इनके। ठीक है, एकदम पीक पे था। कृषि हुआ, पशुपालन हुआ। ठीक है, कृषि, पशुपालन, मुख्य रूप से गाय। ठीक है, मुख्य रूप से गाय था। तो ये जो चीजें थी, ये धीरे धीरे और इनका डेवलप हुआ। और हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसके बाद जो आई सभ्यता, जब ये चीजें शुरू हुई, उसी समय उसी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में ही, तो इसको हम लोग कह देते हैं ये वैदिक काल। ठीक है, ये कब से कब तक रहा? तो हम देखते हैं 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। और ये मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होते, पशुपालन पर आधारित होते, मुख्य रूप से गाय। इनके जो विनिमय प्रणाली थी, उसमें अगर हम देखें तो गाय इनके लिए मुख्य होता था। गाय से वो दूध प्राप्त करते और बाकी चीज़ें प्राप्त करते थे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इसी तरीके से वैदिक काल। ठीक है, जब हम वैदिक काल में आते हैं, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद एक नया सभ्यता, एक नई संस्कृति जन्म लेती है, वो है वैदिक काल। ठीक है, अब जब वैदिक काल हम लेते हैं, तो वैदिक काल में हम अब एक नया आगाज है। ठीक है, तो जब हम नया आगाज देखते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि एक तरफ हमने देखा था कि एक चीज़ का अंत होता है, वो है ना कि कह रहे थे ये ना कि 1500 बीसी से लेके कब तक रहा? 600 बीसी तक। ठीक, तो ये वैदिक काल रहा। ये नया आगाज एक नए सभ्यता का हुआ, नए संस्कृति का हुआ, वैदिक काल का। ठीक है, अब वैदिक काल का जब शुरुआत हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन हमारा अभी आगाज है। ठीक है, तो वो है ना कि मुझको न रोकिए, नए नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाऊंगा मैं, किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए। तो किस्मत आजमाएंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार से ये चीज़ें रहीं। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि वैदिक काल आता है, और वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। 1500 से 600 बीसी के बीच में वैदिक काल रहता है। वैदिक काल को हम दो भागों में किस प्रकार से बांट सकते हैं, तो हम देखेंगे वैदिक काल। ठीक है, अब वैदिक काल को हम दो भागों में कैसे बांटे? एक है पूर्व वैदिक काल, ठीक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब जब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ओवरऑल जो ये वैदिक काल रहा, ये पूरा 1500 से 600 बीसी के बीच रहा। ठीक, जब 1500 से 600 बीसी के बीच में रहा, तो हम इसको देखते हैं कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी के मध्य पूर्व वैदिक काल रहा, और 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य हमारा उत्तर वैदिक काल रहा। अब समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे थे। अब समाज कृषि की तरफ भाग रहा था, और केवल इनका जो मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर होने लगे थे। बाकी चीज़ें इनके लिए नहीं रहे। जिस प्रकार से बाकी व्यापार और बाकी चीज़ें हुई, ये चीज़ें थोड़ा इसमें नहीं रहा, क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता थी, लेकिन ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, वैदिक काल। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये चीज़ें रहीं, इसको हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं तो पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से समाज बंटा हुआ था, किस प्रकार से एक कर्म आधारित समाज जाति आधारित और जन्म आधारित हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इन चीज़ों को देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में कुछ चीज़ें
ठीक है। इसी पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल के समय, वैदिक काल के ही समय हमारे 4 वेद लिखे जाते हैं। ठीक है, 4 वेद लिखे जाते हैं, आरण्यक और उपनिषद, ये चीज़ें बाकी उत्तर वैदिक काल आते आते होना शुरू हो जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये चीज़ें इस टाइम पे लिखी जानी शुरू हो जाती हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन हमारा ग्रंथ है, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे 4 वेद रहे हैं। ठीक है, ये 4 वेद हमारे रहे। ठीक, ये जो है सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन हमारा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये जो हैं ये कब लिखे जाने शुरू हुए? तो वैदिक काल में ही लिखे गए। ये चीज़ें वैदिक काल में लिखी गई। ठीक है, इसके बाद जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि और चीज़ें क्या रही इसमें। तो जब हम समाज को बांट रहे थे तो हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वैदिक काल था इसमें किस प्रकार से समाज रहा। ठीक है, तो जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं वैदिक काल में ही हमारा देखते हैं कि वैदिक काल में जो पूर्व वैदिक काल रहा, पूर्व वैदिक काल ये कब से कब तक रहा? तो हम जब पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे तो ये 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच रहा। जब हम इसमें देखेंगे तो इसी टाइम हमारा कौन सा लिखा जाता है? ऋग्वेद। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इससे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो नहीं पढ़ी जा सकी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, और वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन इसकी लिपियां हम पढ़ सकते थे, इसमें बाकी चीज़ें थी। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, ठीक है, जब हम ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करेंगे, एक तरीके से मंडल को हम एक तरीके से देख सकते हैं कि कोई एक क्लास है, जैसे आपका क्लास 12th है, तो उसमें हम देखते हैं कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर होता है। ठीक इसी प्रकार से पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल था। तो जो 10वां मंडल था ऋग्वेद का, 10वें मंडल में ऋग्वेद के हम देखते हैं हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो हमें 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो हमें 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम इनके थोड़ा समाज की बात करें, इनका समाज कैसा था और बाकी चीज़ें कैसी थी। तो सबसे पहले हम जब 4 वर्णों की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ठीक है, ये 4 वर्ण थे जो कर्म के आधार पे बांटे गए थे। ठीक है, इन 4 वर्णों को कर्म आधारित रूप में बांटा गया था। ठीक, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है, और इन चारों वर्णों को जो है कर्म के आधार पे बांटा गया था, ना कि जन्म या जाति आधार। ठीक है, तो अब हम इसके समाज को अगर हम बात करें, वैदिक काल के समाज की अगर हम बात करें, जो वैदिक काल में होते थे वो लोग कबीलाई रहते, कबीलाई होते थे, जैसे एक कबीले में रहते। ठीक है, तो जब हम इनको बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि वैदिक काल में लोग कैसे, एक परिवार होता था। ठीक है, जैसे मान लो कि हर जगह हर एक परिवार होता है, इस परिवार को क्या कहते हैं? कुल। ठीक है, अब ऐसे ही कई परिवार मिल करके क्या करते हैं? एक ग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब जब कई परिवार मिल करके एक ग्राम बनाते थे, जब हम इसको देख रहे हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि कई ग्राम मिल करके एक विश्व बनाते हैं। ठीक, कई ग्राम मिल करके विष बनाते थे। ठीक है, और कई विष मिल करके जन बनाते, और जब कई जन मिलते तो क्या बनता?
जनपद। और यही हम 600 BC के लगभग तक हम देखते हैं कि जनपद बन जाता है। वही जनपद, कई जनपद मिलकर के क्या बना देते हैं, महाजनपद। अब महाजनपद में हम देखते हैं कि 16 महाजनपद हमें पता चलता है, 16 महाजनपद हमें मिलते हैं। 16 महाजनपद में सबसे जो उत्कर्ष पे गया 4 ही रहे, जिसमें से सबसे ज़्यादा मुख्य रहा मगध महाजनपद। ठीक है, ये मगध जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो रहे, ये इसी मगध से ही रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट इनका हुआ। जैसे कई कुल मिल करके ग्राम बनाए। अब कई ग्राम मिलते, जब कई ग्राम मिलते तो 20 बनाते, और कई 20 मिलते तो जन बनाते, जन, और कई जनपद मिलते तो महाजनपद बनाते। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके बाकी चीज़ें कैसी थी। तो हम इन चीज़ों में देखते हैं कि इनका जो समाज था, जो ऋग्वैदिक समाज था, ये पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान था। हम इससे पहले देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल सॉरी, हम जब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता था, जो हड़प्पा वासी थे, तो उसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, क्योंकि उसके समकालीन एक मेसोपोटामियाई सभ्यता थी, वो मातृसत्तात्मक महिला प्रधान सभ्यता थी। लेकिन जब ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल आते हैं, तो हम वैदिक काल में देख रहे होते हैं कि वही सब जो समाज है वो अब कहाँ जा रहा है, पितृसत्तात्मक की ओर जा रहा है, यानी पुरुष प्रधानता की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें होना शुरू हो जाता है। जो परिवार होता था, इसके मुखिया को क्या कहा जाता है, इसके मुखिया को कहते थे कुलप। ठीक है, यानी परिवार को कुल कहा जाता और इसके मुखिया को कुलप कहा जाता। ठीक है, तो इसके मुखिया को हम कुलप कहते हैं। अब इन चीज़ों को हम देखेंगे, और बाकी चीज़ें ठीक है हम देखेंगे इसके बाद। लेकिन जब हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से रही, किस प्रकार से बाद में चल के कर्म आधारित रहा। तो हम जब पूर्व वैदिक काल की देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जब हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो हम देख रहे थे कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में कहीं ना कहीं हमें क्या मिला था। 10वें मंडल में हम देखते हैं कि हमें 10वें मंडल में 4 वर्णों की बात की जाती है। ये 4 वर्ण कैसे थे, कर्म आधारित। ये कर्म आधारित जो था, ये उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म आधारित हो गया। यानी अब जो समाज था वो किसी को भी कर्म के आधार पे नहीं देखता, वो जब भी देखता समाज तो जन्म या जाति के आधार पे देखता। जैसे अब कैसे होगा, तो जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसके कर्म सही नहीं है तो वो शूद्र समझा जाएगा, अगर उसके कर्म क्षत्रिय वाले हैं तो वो क्षत्रिय समझ जाएगा, अगर कोई क्षत्रिय है अगर उसके कर्म ब्राह्मण वाले हैं तो ब्राह्मण समझा जाएगा, अगर उसके कर्म जो हैं वो शूद्र वाले हैं तो वो शूद्र समझे जाएंगे। अगर वो शूद्र भी अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ लेता है तो उसको ब्राह्मण के रूप में दर्जा दिया जाता था। यानी जो समाज था वो कर्म के आधार पे बंट गया था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि ये जन्म आधारित हो जाता है या जाति आधारित हो जाता है। यानी अब आप कितने भी बड़े वेद के ज्ञाता हो, कितने भी बड़े क्षत्रिय हो या कुछ भी हो, अगर आप शूद्र के घर में जन्म लिए हैं तो आप शूद्र माने जाएंगे, अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे, अगर आप क्षत्रिय के घर में जन्म लेते हैं तो आप क्षत्रिय ही माने जाएंगे, वैश्य के यहाँ लेते हैं तो वैश्य माने जाएंगे। तो इस तरीके से जो समाज था वो कर्म से हट करके अब आ गया जाति पे। केवल इसमें ऐसा नहीं रहा कि जो वर्ण व्यवस्था रहा तो उस वर्ण व्यवस्था में कर्म से जन्म आधारित तो केवल यही रहा, बल्कि जब हम आते हैं पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में तो हम देख रहे होते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो भी अब खराब होती चली जाती है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में जो महिलाएं थी वो सभा और समितियों में भाग लेती थी, शिक्षित होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते हम देखते हैं कि महिलाओं को जैसे अपाला हुई और बाकी भी महिलाएं ऐसी रहीं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी रही। इनका हम लोग देखते हैं कुछ डिबेट भी हुए हैं शास्त्रार्थ के तौर पे।
तो ये चीज़ें रहीं। लेकिन जब हम बाद में चलते हैं उत्तर वैदिक काल आते आते, जब ये कर्म से जन्म आधारित हुआ, तो महिलाओं की स्थिति भी खराब हुई और अब महिलाएं भी वेद नहीं पढ़ सकती थी, यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी और बाकी चीज़ें नहीं कर सकती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें परिवर्तन आते चले गए। ठीक है, एक तरीके से अगर हम कहें तो आज भी, आज प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी कोई एक जाति नहीं रही है। क्योंकि ये ठीक है कि समाज में एक शूद्र रहा, वैश्य रहा, ब्राह्मण रहा, क्षत्रिय रहा, ठीक है। लेकिन हम जब देखते हैं ना कि जो समाज है वो महिलाओं की अलग ही जाति रही। ऐसा नहीं है कि हाँ, जो ब्राह्मण के घर की महिला या वैश्य के घर की महिला, शूद्र के घर की महिला, किसी में महिला सिर्फ महिला थी। चाहे हम भारत के बंटवारे के टाइम देखते हैं या गांधी जी के द्वारा जब बहनत्व का या ममत्व की चीज़ें जो दर्जा दिया जाता है, तो ठीक है ये चीज़ें रहीं। लेकिन महिला सिर्फ महिला थी, महिला का कोई वो नहीं था कि नहीं, मतलब एक राइटर हैं कोई लता मणि करके हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो कहती हैं कि महिला ना विषय थी ना विषयी। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं क्योंकि महिलाओं को शुरू से ही दबाता चला गया। आज महिलाओं को अधिकार मिला है, आज महिलाएं अपना टैलेंट दिखा रही हैं, महिलाएं अपनी चीज़ें कर रही हैं। महिलाएं एक नया क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में जा रही हों उनका बेहतर स्थिति है और बेहतर तरीके से वो अपने काम को कर पा रही हैं। और हम जब SRR की बात कर रहे थे, तो उसमें हम बताए ही थे कि अगर किसी पुरुष पे 100 रुपये हम खर्च करते हैं तो केवल 70 रुपये देता है। लेकिन वहीं अगर हम किसी महिला पे अगर हम 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो वो हमें 300 रुपये वापस करती है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनके अंदर है इतनी चीज़ें कि हाँ वो उस तरीके से कार्य कर सकती हैं, बशर्ते उनको अवसर मिलने का, एक तरीके से कह सकते हैं, ज़रूरत है। अगर उनको अवसर मिलता है तो वो बखूबी उन चीज़ों को निभाती हैं और आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा गाड़ रही हैं। तो बिल्कुल, अगर हम बाकी चीज़ों में देखें तो हम कह सकते हैं अगर वर्तमान में कि अगर महिलाओं का विकास कैसे हो सकता है, तो अगर महिलाओं को जूता पहना दिया जाए ना, तो शायद महिलाएं और बेहतर कर सकती हैं। क्योंकि वो ज़रूरी है, महिलाएं स्पोर्ट्स में जाएँ, महिलाएं बाकी चीज़ें करें, एजुकेशन में जाएँ। क्योंकि आज भी हम कह देते हैं कि महिला समानता है, महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आज भी हम समाज में देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर तक सीमित हो जाती हैं, चूल्हे चौके तक सीमित हो जाती हैं। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि हमने महिलाओं को चूल्हे और चौकों से बाहर निकाल दिया है, अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें वापस वहाँ ना भेजें। तो सही बात है कि कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी उन खुद महिलाओं की है और उस समाज में जो पुरुष वर्ग है उसका है कि महिलाओं के अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का प्रयोग किया जाए। क्योंकि अगर हम बाकी जगहों पे देखते हैं, क्योंकि धर्म का चोला चढ़ा के या धर्म का चोला पढ़ जो बांध के आप किसी भी जाति का या बाकी चीज़ों का विकास नहीं कर सकते। उनके विकास के लिए उनका विकास होना ज़रूरी है, उनके सोच का विकास होना ज़रूरी है, मानसिक स्थिति में सुधार करना ज़रूरी है। अभी जैसे वर्तमान में ही हमारे यहाँ समाज में क्या है कि हमारे यहाँ पता है बेरोजगारी का पता, आज के समय में हमारे यहाँ मुद्दा जो है बेरोजगारी नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई स्कूल कितने बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। हमारे यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि हाँ कितने बच्चे हैं जो अभी भी और कुछ करने के लिए उनको आरक्षण कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें मुद्दा हमारे यहाँ नहीं है। आज हमारे यहाँ मुद्दा है कि कहाँ पे किसका शरबत बेहतर है। आज जो हमारे अलग अलग लोग हैं कुछ भी करते हैं, जैसे अभी एक शरबत के मुद्दा, अभी नया मुद्दा छिड़ा है शरबत का, कि आप ये वाला मुद्दा अगर पीते हैं, ये वाला जो शराब है, सॉरी शरबत है, अगर शरबत आप ये वाला पीते हैं तो आप देश प्रेमी हैं, अगर ये शरबत नहीं पीते हैं तो आप देश विरोधी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि ये हम, इससे बेहतर तो हम ब्रिटिश काल में रहे, कम से कम 1857 की क्रांति में एक साथ मिलकर होकर लड़े, किसी जाति या धर्म का होकर नहीं लड़े हम। ठीक है अपने फ़ायदे के लिए लड़े, लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए, कोई अपनी जाति के लिए, सब लोग अपने अपने लाभ के लिए लड़े, लेकिन सब लोग मिल के लड़े। लेकिन वही वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो आज हमारे यहाँ मुद्दा बेरोजगारी नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दा ऐसा नहीं है कि कितने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए हैं, कितने रोड बने हैं, कितने बेरोजगारी दर नीचे गिरा है, कितना ऊपर उठा है, कितना हमारे किसको आरक्षण की ज़रूरत है, किसको नहीं है, महिला का सुधार कितना हुआ है महिलाओं में, ये नहीं देखेंगे महिला अधिकारिता कितनी हुई है। ये चीज़ें हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब है कि आप किस धर्म से जुड़े हुए हैं, उस धर्म में रह करके
आप उस धर्म का किस प्रकार से विकास करते हैं ये आपका अपना अधिकार है, बिल्कुल करिए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि केवल यही मुद्दा नहीं है, हमारे देश में बाकी भी मुद्दे हैं। हमारे देश में मुद्दा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कितना क्या कर रहे हैं, सरकारें हमारी आरक्षण के लिए क्या कर रही हैं, सरकारें हमारी किस प्रकार से जो और सुधार हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रही हैं, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में क्या कर रही हैं, जो किसान हैं उनको किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमारे मेन मुद्दे हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और बाकी जगहों पे हम देखते हैं कि इन चीज़ों के नाम पे हम बटे हुए हैं और उसी प्रकार से हम चलते चले आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि केवल स्थिति उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की खराब हुई या शूद्र को जो एक शूद्र के तौर पे जन्म आधारित करके शूद्र को दबाया गया, बल्कि हम आज भी वर्तमान में भी हमारे पास संविधान की शक्ति होने के बावजूद, संविधान में अधिकार दिए जाने के बावजूद हम देखते हैं कि ये चीज़ें होती चली आ रही हैं। आज भी महिलाओं को घर में दबाया जाता है, खास करके कुछ ऐसे स्टेट हमारे यहाँ हैं जहाँ और ज़्यादा इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध अभी हम वाराणसी में देखते हैं या बाकी जगहों पे देखते हैं। तो ये हमारे यहाँ मुद्दा नहीं है कि महिला सुरक्षा कैसे हो, हमारे यहाँ मुद्दा ये नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दा तो कुछ और ही चला रहा है। हमारे यहाँ मुद्दा होता है कि जो हमारे जो सत्ताधीश हैं या विपक्ष या पक्ष दोनों भी हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे इतिहास की चीज़ों को उठाया जा रहा है, ना कि वर्तमान में। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वर्तमान में किस प्रकार से अपना विकास कर सकते हैं, वर्तमान में किस प्रकार से हम नए नए व्यवस्थाएं, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस प्रकार से रोड को और बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार से कोई एक निचली तबकी की जाति को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं। लेकिन इसको डाइवर्ट करके हमारे यहाँ क्या होता है, डिबेट होता है कि इतिहास में वो उस धर्म का शासक रहा, वो किसी और धर्म का शासक रहा, और धर्म के आधार पे हमें इतिहास से आज से 1000-2000 साल पहले इतिहास में कोई शासक रहा और उन लोगों के बीच में कुछ हुआ। आज हम वर्तमान में उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। वर्तमान में और मुद्दे नहीं रह गए हैं। वर्तमान में केवल हमारे इतिहास में कौन से शासक किस धर्म से रहे, किस तरीके से वो किसके ऊपर अत्याचार किए, ठीक है, वो जो भी हुआ वो इतिहास पढ़ने की चीज़ है। लेकिन ये आम जनता को पढ़ना है, आम जनता किस तरीके से समझती है। लेकिन मेन मुद्दे आज वर्तमान में हमें सुधार की ओर देखना है। वर्तमान में किस प्रकार हमारा विकास हो सकता है, किस प्रकार से अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे और ज़्यादा सुधार करता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, किस प्रकार से आज हमारे यहाँ जो स्थिति रही है, वैदेशिक नीतियाँ हैं, वो किस प्रकार से बनी हुई हैं। तो इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ इतिहास को झांकते हैं लोग कि इतिहास में ये शासक ऐसा था। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, शासक जैसा भी था इतिहास में था। वर्तमान में जो हमारे शासक हैं, वर्तमान में जो हमारे लोकतांत्रिक तौर पे चुने गए हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, हो सकता है तो अगर वो वर्तमान में व्यवस्थाओं पे ध्यान दें और इस तरीके से बाकी समाज में किस प्रकार से और ज़्यादा सुधार लाया जा सकता है, समाज को किस प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो शायद और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और बिल्कुल सरकारें करती भी हैं हमारी, चाहे वो ले लेफ्ट की गवर्नमेंट हो या राइट की गवर्नमेंट हो, बिल्कुल करती हैं, अपने तरीके से करती हैं। तो ठीक है, होता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कर्म आधारित समाज जन्म आधारित हो गया, यानी अब जन्म या जाति के आधार पे लोगों को देखा जाने लगा। जब हम महिलाओं को देखते हैं तो महिलाओं के में भी टाइम में भी हम देख रहे होते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में हम देखते हैं तो उस टाइम पर महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, सभा समितियों में भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा डाउन होती चली गई। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से और ज़्यादा विकास में महिलाओं की स्थिति क्या रही, उसको हम धीरे धीरे एक ओवरव्यू हम वैदिक काल पे लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे कि स्थिति क्या रही, सामाजिक स्थिति क्या रही, आर्थिक स्थिति क्या रही, किस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था इनका कैसा रहा, गाय के ऊपर किस प्रकार से ये निर्भर है, किस प्रकार से कृषि की है, किस प्रकार से ये उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक किस प्रकार से इनका विकास रहा। और इसके बाद जनपद, महाजनपद, मौर्य काल और बाकी चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे इसके बाद। ठीक।
ठीक है, देखते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।